रॉय साहब की चर्चा चल रही है जी। रॉय साहब का अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं जी हम, जो उनका बेसिकली मार्क्सिस्ट फेज है। देखो, रॉय साहब जो थे, उन्होंने इंडिया की प्रॉब्लम्स को समझा, ग्लोबल इनजस्टिस को समझा। और इसके बाद उनको एक चीज़ की क्लैरिटी हुई कि भाई, जो मार्क्सिस्ट थॉट है वो उनको एक न्यू लेंस देता है कोलोनियलिज्म को अंडरस्टैंड करने में। तो रॉय साहब का मानना ये था कि देखो भाई, मार्क्सिस्ट थिंकिंग जो है वो सिर्फ आज की डेट में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को लेकर नहीं समझाती है, बल्कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ वो कॉलोनियल रूल जो है उसको समझने के लिए एक न्यू पर्सपेक्टिव पेश करती है। तो यहाँ से शुरू होता है रॉय साहब का एक मार्क्सिस्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि रॉय साहब जो है वो ग्लोबल कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े फिर। और इस तरीके से जुड़े कि आप सोचो कि जब रॉय साहब मैक्सिको में थे, और मैक्सिको में वहाँ पर जब उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखा, और इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से उनको मार्क्सिज्म वहाँ पर प्रभावित लगा, तो रॉय साहब जो थे वो को फाउंडर बने वहाँ पर मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के। तो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के को फाउंडर बने, पहली बात तो रॉय साहब। दूसरी बात यह है कि फिर रॉय साहब उसके बाद चले गए रशिया। रशिया में उस समय चल रहा था एक कॉमिंटन। कॉमिंटन जो है उसको बेसिकली कहते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें रॉय साहब ने पार्टिसिपेट किया। वहां पर वो एक यंग लीडर बने। इधर उनको मौका मिला लेनिन के साथ काम करने का। और फिर उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन करा एकेडमिक लेवल पर, एक थीसिस लिख के जिसका नाम था सप्लीमेंट टू लेनिन्स थीसिस ऑन नेशनल एंड कॉलोनियल क्वेश्चन। सप्लीमेंट टू लेनिन्स थीसिस ऑन नेशनल एंड कॉलोनियल क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में रॉय साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात करी। रॉय साहब ने कहा कि देखो, ऐसा है, फ्रीडम मूवमेंट चल रही कॉलोनियों में। तो ये जो कॉलोनीज है जहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट चल रही है, उन्होंने कहा कि वहां पर फोकस सिर्फ नेशनल इंडिपेंडेंस पे है। पर रॉय साहब ने कहा कि ये गलत है बॉस, क्योंकि आप नेशनल इंडिपेंडेंस प्राप्त करके फिर क्या करोगे। तो रॉय साहब ने कहा कि यार, फोकस होना चाहिए यहाँ पर खास करके सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पे। और जब तक फोकस सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस पर नहीं होगा, तो ये जो फाइट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म है ये इनकम्प्लीट रहेगी। क्योंकि फाइट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म इज नॉट जस्ट अ फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, इट इज अ फाइट अगेंस्ट कैपिटलिज्म ऑल्सो। तो आप थीसिस का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो। और रॉय साहब की सोच को देखो सर। रॉय साहब ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ लिबरेशन प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लिबरेशन प्राप्त करना एक पार्ट है, पर अगर उसके बाद सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस यदि नहीं हुआ, तो ये जो कैपिटलिज्म से लड़ाई है, जो कॉलोनियलिज्म का एक एसेंस है। आपको याद होगा एडवर्ड सेड ने ये बात बोली थी, हमने प्रीवियस वीडियोस में हैना अरेंट की चर्चा करी है, कि भाई कॉलोनियलिज्म में यहाँ पर जो कैपिटलिज्म जिस ड्राइवर से कॉलोनियलिज्म हो रहा है, अगर आप उस पर्टिकुलर चीज को नहीं टारगेट करोगे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज क्लियर है कि आपका फिर कॉलोनियल मूवमेंट या नेशनल मूवमेंट इनकम्प्लीट है। इस रीजन से अब आप देखो
कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट असेसमेंट करते हैं रॉय साहब का, और हम कहते हैं कि रॉय साहब के लिए मार्क्सिज्म जो है वॉज नॉट डॉक्ट्रिनेर। ये क्वेश्चन आ सकता है। मार्क्सिज्म वॉज नॉट डॉक्ट्रिनेर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर रॉय साहब ने कहा कि मार्क्सिज्म का जो डॉक्ट्रिन है उसको हमें अपने कंडीशंस के हिसाब से अप्लाई करने का है। और हमारी कंडीशन है कॉलोनियल रूल। तो रॉय साहब ने कहा कि भाई अगर हमारी कंडीशन है कॉलोनियल रूल, तो हमें कॉलोनियल रूल के लिए यहाँ पर जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रगल के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, इन स्ट्रक्चर्स में भी चेंज लाना है। तो उनके हिसाब से मार्क्सिज्म को एक इंडिजीनस पर्सपेक्टिव देना बहुत क्रूशल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि रॉय साहब जो है, जब वो लेनिन को ऑब्जर्व कर रहे थे और लेनिन को रशिया में वो देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भाई लेनिन मार्क्स के प्रिंसिपल्स को रशिया के हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है। और यही चीज़ की लर्निंग जो है रॉय साहब ने झेली और समझी कि भाई मार्क्सिज्म किसी प्रकार का कोई डॉक्ट्रिनेर नहीं है। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि जो मार्क्सिज्म है, अगर उसको अपन को इंडिया में भी अपनाना है तो हमें लेनिन की तरह ही उसको मॉडिफाई करना होगा। तो उन्होंने कहा कि बस इंडिया के केस में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस कैसे लाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले इस चीज़ पे डिबेट करना है, इस चीज़ पे डिबेट करना है कि हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस इंडिया में कैसे लाना है। और वो कहते हैं कि जब तक यहाँ पर ये चीज़ के ऊपर डिबेट नहीं होगा, तब तक आप मार्क्सिज्म को किसी भी नज़रिए से अगर इंडिया में अपनाने की कोशिश भी करोगे तो वो इनकम्प्लीट ही रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। इस रीज़न से आप देखो, शिव नारायण रॉय जो थे, उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने कहा कि भाई रॉय साहब की ये जो थीसिस थी, विच इज कॉल्ड द सप्लीमेंट टू लेनिन थीसिस, ये जो थीसिस थी, ये एक पाइनियरिंग अटेम्प्ट था टू एक्सटेंड द क्लास स्ट्रगल फ्रेमवर्क बियॉन्ड द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट। इस चीज का महत्व समझने की कोशिश कीजिए। शिवनारायण रॉय ये कह रहे हैं कि जितना भी मार्क्सिज्म का आइडिया था, वो एक थ्योरी बनी थी खास करके एक टैक्टिकल कंसर्न के लिए। क्या टैक्टिकल कंसर्न है? कंसर्न ये है कि भाई हमें रेवोल्यूशन कैसे करना है। टैक्टिकल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। तो मार्क्सिज्म की थ्योरी बनी थी कि भाई एक एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रेवोल्यूशन कैसे लाया जाए शॉर्ट टर्म में, ताकि जो बेस स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए और फिर सुपर स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर शिवनारायण रॉय कहते हैं कि रॉय साहब का ये फोकस नहीं था। रॉय साहब ये कह रहे थे जब उन्होंने सप्लीमेंट टू लेनिन थीसिस लिखा कि भाई हमें एक यूनिवर्सल लेवल पर अप्लाई करना है लेनिन के मार्क्स के फॉर्मूला को। पर वो मार्क्स के फॉर्मूला को यूनिवर्सल लेवल पर अप्लाई करने के लिए हमें एक क्लास स्ट्रगल का फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। और ये जो क्लास स्ट्रगल का हमारा फ्रेमवर्क होगा, ये फ्रेमवर्क पहली बात तो शिफ्ट करना चाहिए बियॉन्ड द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट। क्योंकि देखो मार्क्स की थ्योरी जो थी वो एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटीज को लेके बनी थी। लेनिन ने जो अप्लाई किया उसने रशिया के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया। पर रॉय साहब तो ना तो मार्क्स के उस थिंकिंग से उस सोसाइटी, एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी को देख रहे थे, और ना ही लेनिन के रशिया को देख रहे थे। तो रॉय साहब का फोकस ये था कि भाई इंडिया में क्लास स्ट्रगल कैसे आएगा और इंडिया में क्लास स्ट्रगल का क्या फ्रेमवर्क होगा।
तो ये जो थीसिस रॉय साहब ने लिखा, सप्लीमेंट टू लेनिन थीसिस, शिवनारायण रॉय ये कह रहे हैं कि भाई इस थीसिस से रॉय साहब ने एक इंडिया के लिए एप्लीकेशन फ्रेमवर्क खोला। और ये जो इंडिया के लिए एप्लीकेशन फ्रेमवर्क खोला, इस फ्रेमवर्क के तहत एक चीज क्लियर हो गई कि रॉय साहब यहाँ पर अब ये चाहते थे कि इस फ्रेमवर्क के तहत अगर काम किया जाए तो एक चीज तो क्लियर होगी कि लॉन्ग रन में यहाँ पर इंडिया के लिए एक ऐसा क्लास स्ट्रगल का फ्रेमवर्क बनेगा जो अदर कॉलोनियल कंट्रीज में भी यूज हो सकता है। फिर अगर हम देखें इरफान हबीब के बारे में, इरफान हबीब जो है उन्होंने कहा कि भाई रॉय साहब ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा चैलेंज किया। किसको? यूरोसेंट्रिक ऑर्थोडॉक्सी ऑफ मार्क्सिज्म को। इरफान हबीब ये कहते हैं कि देखो रॉय साहब ने फोकस ये किया कि भाई वो मार्क्सिज्म प्रैक्टिस से जुड़े रहे। पहली बात तो यानी मार्क्स के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उससे जुड़े रहे। पर वो कहते हैं कि जब वो कॉमिंटन में, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में लीडर बन के गए, जब वहां पर उन्होंने लेनिन के साथ काम किया, तो इस काम के दौरान उन्होंने ये बात बोली कि देखो जो ग्लोबल साउथ है, जहाँ से वो आए हैं, दैट इज इंडिया, वहां पर हमें एक रेडिकल और एक न्यू सॉल्यूशन की आवश्यकता है। वो रेडिकल और न्यू सॉल्यूशन विल बी रूटेड इन मार्क्सिज्म बट डिजाइंड एज पर इंडियाज प्रॉब्लम्स। तो इस चीज को इरफान अबीबी ने क्या बोला कि भाई यूरोसेंट्रिक ऑर्थोडॉक्सी, यानी कि यूरोप में जो एक परसेप्शन बना हुआ था कि भाई मार्क्सिज्म का जो पूरा डॉगमा है, मार्क्सिज्म के जो पूरे डॉगमेटिक बिलीफ्स हैं, वो उसकी मोनोपोली केवल हमारे पास है। इस मोनोपोली को उन्होंने बेसिकली चैलेंज करने की कोशिश करी यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इरफान हबीब ने यहाँ पर हाईलाइट किया। फिर एजाज अहमद जो है, एजाज अहमद ने बोला कि भाई रॉय साहब जो थे, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या करी कि उन्होंने जब मार्क्सिज्म को देखा, कॉमिंटर्न में अपने पॉइंट को पेश भी किया, पर उनको जब इस चीज को लेकर कॉमिंटर्न में किसी का सपोर्ट नहीं मिला तो वो बड़े डिसल्यूशनड हो गए। और फिर जब उन्होंने लेनिन के बाद पावर स्टेलिन के हाथ में आती हुई देखी, और जब पावर स्टेलिन के हाथ में आई और जो स्टेलिन का रवैया भी था मार्क्सिज्म को लेकर रशिया में, वो चीज से लेकर तो रॉय साहब इतने डिसल्यूशनड हुए कि फिर उन्होंने इवेंचुअली मार्क्सिज्म से विदाई प्राप्त करते हुए रेडिकल ह्यूमनिज्म की ओर अपना पॉइंट बढ़ाना शुरू कर दिया। तो एजाज अहमद साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखो रॉय साहब ने भरोसा रखा कि बदलाव आएगा, पर वो भरोसा उनका जो है वो टूटा इसलिए है क्योंकि बदलाव आया नहीं। और बदलाव क्यों नहीं आया? बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि जिस तरीके से रॉय साहब मार्क्सिज्म को मोल्ड करके ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स के लिए अपनाना चाहते थे, वो चीज़ तो हो नहीं पाई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ क्लियर हो गई कि इवेंचुअली मार्क्सिज्म से उनका भरोसा उठा, लेनिन से नहीं, स्टेलिन से। तो लेनिन के टाइम पे उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश करी। स्टेलिन के टाइम तक आते आते जब उन्होंने मार्क्सिज्म की रिजिडिटी देखी तो रिजिडिटी को छोड़ के फिर वो रेडिकल ह्यूमनिज्म की ओर बढ़ गए। ये हम कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो शोभन लाल दत्ता गुप्ता, जिनके बारे में अभी पिछले वीडियो में भी अपन ने चर्चा करी थी, तो शोभन लाल दत्ता गुप्ता साहब कहते हैं कि रॉय साहब के लिए एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो इंटरनेशनलिज्म से अलाइन करना चाहते थे। लेकिन इसके साथ साथ वो इंडिया के जो एस्पिरेशंस थे उससे वो डिविएट भी नहीं करना चाहते थे। तो उनका पर्सपेक्टिव था कि मैं एक कॉस्मोपॉलिटन
सोशलिस्ट बनूं? कॉस्मोपॉलिटन सोशलिस्ट का मतलब होता है कि भाई ग्लोबल प्रैक्सिस ऑफ मार्क्सिज्म को समझ के इंडिया के ग्लोबल साउथ के प्रॉब्लम्स में अपनाऊं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए रॉय साहब ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दत्ता साहब यहाँ पर इलेबोरेट कर रहे हैं। तो दत्ता साहब का मानना ये है कि भाई देखो, ये कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट बड़ा क्रूशल था, और इस क्रूशल एक्टिविटी के लिए जो है, वो कहते हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं रॉय साहब के इस पूरे फॉर्मूले को इस नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। ठीक है जी। तो यहाँ से रॉय साहब का इंट्रोडक्शन होता है मार्क्सिज्म में, और मार्क्सिज्म में उनके क्या स्ट्रगल्स होते हैं, हमने इस वीडियो में इस चीज़ को समझने की कोशिश करी है।